स्वागत दोस्तों का चैनल के सामने मोतियों पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर बताएंगे दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के CWC की बैठक में बताएंगे कौन सी बड़ी बात सामने आई है दोस्तों, जिससे 36% वोटों को सीधा साध लिया गया है। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर नीतीश कुमार को 2 जगह विरोध का सामना करना पड़ा। जहां पर एक जगह तो सामने से नीतीश के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगे हैं दोस्तों, और दूसरी जगह जेडीयू के अंदर आपस में ही उठापटक हो गई है दोस्तों। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अचानक से लालू यादव जी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट, और राहुल गांधी के द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद आखिरकार चुनाव आयोग लाइन पर आया है दोस्तों। नियम में किए गए हैं बड़े बदलाव, और बताएंगे कहां पर बीजेपी का दफ्तर ही फूंक दिया गया युवा आबादी के द्वारा दोस्तों, और किस तरीके का बवाल हुआ है। एक एक करके चलेंगे आज की सारी अपडेट की तरफ। बताएंगे ओवैसी ने बिहार के चुनाव को लेकर अब क्या नया बयान दिया है दोस्तों, सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के अंदर परिवर्तन का माहौल बन चुका है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ CWC की बैठक बिहार में करते दिखाई दिए, जहां पर सारे वरिष्ठ नेता एक साथ मौजूद थे दोस्तों, और कई सारे प्रस्ताव पास किए गए। इस दौरान राहुल गांधी की ओर से जो मुख्य प्रस्ताव पास किया गया है दोस्तों, वो काफी ज्यादा बड़ा प्रस्ताव है इंडिया गठबंधन के लिए। आपको बता दें कि 36% अति पिछड़ा समाज के लोगों को साधते हुए राहुल गांधी ने अति पिछड़ा समाज के लोगों से 10 बड़े वादे किए हैं दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी कहते हैं कि हमने सारे अति पिछड़ा वर्ग के बड़े नेताओं को इकट्ठा करके ये आपसे वादा किया है। ये 10 वादे हैं जो आप लोगों से हम करते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही इन 10 वादों को धरातल पर उतारा जाएगा दोस्तों। जो पहला वादा है वो अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम पारित किया जाएगा। दूसरा, अति पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत और नगर निकाय में वर्तमान 20% आरक्षण को बढ़ाकर 30% किया जाएगा। आबादी के अनुपात में आरक्षण की 50% की सीमा हेतु विधानमंडल में पारित कानून को संविधान की 9वीं सूची में शामिल कराने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, और नियुक्तियों के चयन में जो नॉट फाउंड सुटेबल यानी NFS का टैग लगाकर लोगों को नौकरियां नहीं दी जाती, खासकर अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को, उसे पूरी तरीके से अवैध घोषित कर दिया जाएगा। पांचवा, पिछड़ा वर्ग की सूची में अल्प और अति समावेश यानी अंडर एंड ओवर इंक्लूजन में उससे जुड़े मामले को लेकर एक कमेटी बनाकर उसका निष्पादन किया जाएगा। इसी के साथ में अति पिछड़ा अनुसूचित जाति जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के सभी आवासीय भूमिहीनों को शहरों के अंदर 3 डेसिमल तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 5 डेसिमल आवासीय भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी। और इसके साथ ही एक और बड़ा वादा किया गया दोस्तों की यूपीए सरकार के द्वारा पारित शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 के तहत निजी विद्यालयों के अंदर नामांकन हेतु आरक्षित सीटों का आधा हिस्सा अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ी जाति अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों हेतु निर्धारित किया जाएगा। 25 करोड़ रुपए तक के सरकारी ठेके आपूर्ति कार्यों के अंदर 50% के आरक्षण की सीमा रखी जाएगी। अति पिछड़ा अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए 200 संविधान की धारा 15(5) के अंतर्गत राज्यों में सभी निजी शिक्षक संस्थानों के नामांकन हेतु आरक्षण लागू किया जाएगा। और 10वां वादा है कि आरक्षण की देखरेख के लिए उच्च अधिकार प्राप्त आरक्षण नियामक प्राधिकरण का निर्माण किया जाएगा। कुल मिलाकर 200 सारे प्रयास किए जाएंगे ताकि अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को मुख्य धारा में लेकर आया जाए दोस्तों। आपको बता दें कि इस दौरान तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी भी मौजूद थे दोस्तों। सबने इस मैनिफेस्टो का यानी अति पिछड़ा न्याय संकल्प का समर्थन किया है। अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी 36% आबादी को सीधा टच कर रही है बिहार में दोस्तों, और अति पिछड़ा वर्ग के लोग जो पहले नीतीश कुमार को वोट दिया करते थे, अब उन्हें कुछ नहीं मिलने के बाद समझ में आ गया कि नीतीश कुमार को वोट देकर उन्हें कोई फायदा नहीं मिला, तो अब कहीं और देखना चाहिए। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जरूर अति पिछड़ा वर्ग के लोग इस बार परिवर्तन करने को तैयार है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर नीतीश कुमार को हर जगह विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल हुआ ये कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैमूर बिहार के अंदर भभुआ स्थित जगजीवन मैदान में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे दोस्तों। उन्होंने 980 करोड़ की लागत वाली 178 योजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया दोस्तों। मुख्यमंत्री के मंच पर पहुंचते ही कुछ लोगों ने उनके विरोध में नारेबाजी करनी शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों ने RRF और MRC का समायोजन करने की मांग वाली तख्तियां दिखाई दोस्तों, और इस दौरान माहौल काफी ज्यादा गर्मा गर्मी वाला हो गया, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंच पर मौजूद जमा खां के माध्यम से जनता की समस्याएं सुनने का आश्वासन दे रहे थे। उन्होंने अपने संबोधन में बिहार सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। मुख्यमंत्री के पहले ही कई सारे मंत्री भाषण दे चुके थे दोस्तों, लेकिन माहौल काफी गर्मा गर्मी वाला देखने को मिला। लोगों ने वहां पर नीतीश कुमार के मुर्दाबाद के भी नारे लगाए दोस्तों, जिससे माहौल में और ज्यादा गर्माहट देखने को मिली और काफी ज्यादा बवाल होता दिखाई दिया। मंत्री स्थिति को संभालने की कोशिश करते रहे, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी जोर शोर से होती रही। आप लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। नीतीश कुमार के केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक ही दिन में 2 कार्यक्रम में इस तरीके का बवाल हुआ दोस्तों। एक और बड़ी खबर सासाराम से सामने आई, जहां पर नीतीश कुमार कार्यकर्ता के सम्मान में कार्यकर्ताओं के
समर्थन में उनसे मुलाकात करने के लिए गए थे दोस्तों, लेकिन नीतीश कुमार के कार्यक्रम से पहले बवाल हो गया। करगहर के निवासी पूर्व आईएएस अधिकारी दिनेश राय और पूर्व विधायक वशिष्ठ नारायण के समर्थक आपस में भिड़ गए दोस्तों। दोनों गुट के बीच में जमकर धक्का मुक्की हुई, गाली गलौज हुई दोस्तों। और बताया जाता है कि संवाद कार्यक्रम में अंदर जाने को लेकर दोनों गुट आपस में भिड़ गए हैं। टिकट को लेकर भी दावेदारियां हैं दोस्तों। और इस तरीके की भिड़ंत से एक बात स्पष्ट है कि नीतीश कुमार के किसी भी दौरे में, किसी भी रैली में कोई ना कोई बवाल होता जरूर दिखाई देता है। दो शब्द जरूर लिखा बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर दी है दोस्तों। अटल आडवाणी के टाइम के पुराने नेता बीजेपी को छोड़कर नई पार्टी का गठन करने जा रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरा से पूर्व सांसद आरके सिंह ने एक बड़ा ऐलान किया है दोस्तों। उन्होंने कहा कि क्षत्रिय समाज कई सारे टुकड़ों में बंट चुका है, इसलिए कोई भी पार्टी क्षत्रिय समाज के लोगों को उनकी हिस्सेदारी नहीं दे रही है। इसीलिए जरूरी है कि हम लोग एकजुट होकर क्षत्रिय समाज को लेकर आगे बढ़े। और उन्होंने इसके बाद नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। दरअसल दोस्तों आरके सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के मंच पर एक भी राजपूत नजर नहीं आता। ये बात कहने में मुझे कोई शर्म नहीं आती है और ये अस्तित्व की लड़ाई है। क्षत्रिय समाज से उन्होंने अपील की है कि आप सभी लोग एकजुट हो जाइए। जब तक आप लोग एकजुट नहीं होंगे आपको आपका अधिकार नहीं मिलेगा। आपको बता दें दोस्तों कि आरके सिंह ने इससे पहले प्रशांत किशोर के द्वारा लगाए गए आरोप के बाद भाजपाइयों से इस्तीफा मांगा था दोस्तों। और इस्तीफे पर अभी तक तो कोई जानकारी नहीं सामने आई है और जवाब भी कोई नहीं आया है। तो अब आखिरकार आरके सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका देते हुए फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हुए एक नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है दोस्तों। आपको बता दें कि आरके सिंह नई पार्टी बनाएंगे तो इससे बीजेपी से एक बड़ा वर्ग यानी राजपूत समाज के लोग छिटक जाएंगे। इससे पहले राजीव प्रताप रूडी जो खुद राजपूत समाज से आते हैं दोस्तों, वो भी बीजेपी को लेकर नाराजगी जता चुके हैं। दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें जब जब बिहार में चुनाव नजदीक आते हैं दोस्तों एजेंसियां तुरंत एक्टिव हो जाती है। कुछ ऐसा ही एक मामला सामने आया जहां पर आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े मामले को लेकर लालू यादव जी और उनके परिवार के कई लोगों को आरोपी बताने की कोशिश की गई दोस्तों। और 13 अक्टूबर को आरोप तय करने के लिए कार्रवाई का आह्वान किया गया है। आईआरसीटीसी से जुड़े रेल मंत्रालय से जुड़े घोटाले का आरोप लगा हुआ है दोस्तों। होटल के रखरखाव से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। सीबीआई ने चार्जशीट में उनके परिवार को आरोपी बनाया था। रेलवे में आईआरसीटीसी के 2 होटल बीएनआर होटल रांची और पुरी के टेंडर में घोटाले के आरोप लगे थे दोस्तों। इस पूरे मामले पर राउत रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई चल रही है 13 अक्टूबर को। देखते हैं क्या फैसला सामने आता है दोस्तों। लेकिन एक बात तय है कि चुनाव के नजदीक आते ही अचानक से ये जो जांच एजेंसियों की कार्रवाई तेज हो जाती है और उसके बाद कोर्ट के अंदर सुनवाइयां होने लगती है। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं बिहार के चुनाव के मद्देनजर दबाव बनाने के लिए सारी चीजें की जाती है। अगर आप भी मानते हैं कि काफी गंभीर मामला है दोस्तों तो 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर चुनाव आयोग ने अपने पोर्टल पर कुछ बड़े बदलाव किए हैं दोस्तों। राहुल गांधी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। इस दौरान राहुल गांधी ने बताया था कि कर्नाटका के अंदर एक विधानसभा की सीट है महादेवपुरा, जहां पर जोरदार तरीके का कुछ ना कुछ घोटाला किया गया था। वोटों के हेरफेर के भी आरोप लगे दोस्तों। और बताया गया कि एक जगह से कहीं पर लॉगिन करके कई सारे वोटर आईडी कार्ड के नाम हटा दिए गए। चुनाव आयोग ने अब इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी के द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद कुछ बड़े बदलाव किए हैं दोस्तों। चुनाव आयोग पहले राहुल गांधी की बात को मानने को तैयार नहीं था कि ऑनलाइन लोगों के नाम काटे जा सकते हैं। इसके बाद अब चुनाव आयोग ने अपने पोर्टल और ऐप पर एक नया साइन इन फीचर शुरू किया है दोस्तों, जिसके तहत वोटर के शुरू के नाम जोड़ने, हटाने और शुरुआत कराने के लिए आवेदक को आधार से जुड़े फोन नंबर की जरूरत होगी। उससे उसकी पहचान को वेरीफाई किया जा सकेगा। इसके बाद राहुल गांधी ने एक्स पर अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को शेयर करते हुए लिखा कि ज्ञानेश जी, हमने चोरी पकड़ी तो आपको ताला लगाना याद आया, अब चोरों को भी पकड़ेंगे क्या? तो बताइए सीआईडी को सबूत कब दे रहे हैं आप, यानी चुनाव आयोग के अधिकारियों से राहुल गांधी का जो पहले सवाल था वो सवाल अभी भी वही है कि आप कब कर्नाटका के पुलिस के द्वारा जो सीआईडी बना के जांच की जा रही है उसको सबूत देंगे। यानी राहुल गांधी ने कहा था कि अगर हम लोगों को सबूत मिल जाए, सीआईडी को पता चल जाए कि लॉगिन आईडी क्या था, कहां से लॉगिन किया गया और क्या ओटीपी का ट्रेल था, तो हम लोग एक बहुत बड़े गिरोह का भंडाफोड़ करेंगे। जो लोग मिलकर एक साथ कई सारे लोगों के नाम काट रहे हैं, एक जगह बैठकर पूरे विधानसभा क्षेत्रों को खाली कर देते हैं। 6000 लोगों के नाम काटे गए थे दोस्तों। उसके बाद एफआईआर भी दर्ज की गई थी, लेकिन जांच पूरा नहीं करने दिया गया। इसे लेकर ही अब राहुल गांधी मुद्दा उठा रहे थे दोस्तों। तो अब जाकर ये बदलाव किया गया है। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी जो सवाल खड़ा कर रहे थे अगर वो बातें गलत थी, तो फिर चुनाव आयोग को इस तरीके के नियम में बदलाव क्यों करने पड़े? और अगर राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वो सही है तो चुनाव आयोग राहुल गांधी से माफी मांगे और बोले कि हम लोग सारे सबूत देने को तैयार है सीआईडी को। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी बहुत तैयारी के साथ में सबूतों के साथ आकर आरोप लगाते हैं, कोई हवाबाजी नहीं करते और इसीलिए चुनाव आयोग उनको ज्यादा दिन इग्नोर नहीं कर सकता। और एक बार फिर से ऐसा देखने को मिला है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
बीते दिन केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के अंदर छात्रों और पुलिस के बीच में जोरदार झड़प देखने को मिली दोस्तों। पर्यावरणविद सोनम वांगचुक लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं, 35 दिनों के अनशन पर बैठे हुए हैं दोस्तों। उन्होंने कहा है कि जब तक छठी अनुसूची में लद्दाख को नहीं जोड़ा जाएगा तब तक यह विरोध किया जाएगा। और आप लोग जानते हैं दोस्तों कि लद्दाख को छठी सूची में इसलिए करवाना चाहते हैं, इसलिए ज्वाइन करवाना चाहते हैं ताकि इससे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं होती है उसका लाभ मिल सके और जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनको राहत मिल सके। जैसे छठी अनुसूची के अंतर्गत कई सारे राज्यों के अंदर आदिवासी समुदाय के लोगों को उनके सामाजिक और आर्थिक लाभ प्रदान किए जाते हैं और इन्हीं मांगों को लेकर लगातार सोनम वांगचुक मैदान में उतरे हुए हैं। 2024 के चुनाव से पहले भी उन्होंने मुद्दा उठाया था लेकिन तब भी उनको इग्नोर कर दिया गया था दोस्तों। फिर 2024 के चुनाव में देश भर के अंदर भाजपा विरोधी माहौल बन गया और भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा नुकसान हुआ दोस्तों। इसके बाद अब लद्दाख के अंदर सोनम वांगचुक के समर्थन में भारी संख्या में युवाओं ने जोरदार तरीके का प्रदर्शन किया है दोस्तों। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक के आंदोलन की जो मुख्य 4 मांगे हैं दोस्तों, उसमें पहला है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची के अंदर शामिल किया जाए, लद्दाख में 2 लोकसभा की सीटें बनाई जाए और चौथा है लद्दाख के अंदर जनजातियों को आदिवासियों का दर्जा दिया जाए। इन्हीं मांगों पर बार बार लद्दाख वासियों को इग्नोर करने की कोशिश की जा रही है, कन्नी काटने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन पुरजोर तरीके से विरोध जताते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार पर दबाव बनाए गए हैं दोस्तों। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या अपनी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इससे जुड़ी भी पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ा हुआ है दोस्तों। पटना में कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद पहली बार सीडब्ल्यूसी की बैठक कर रही थी दोस्तों और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के करीबी पार्टियों में से एक है दोस्तों एआईएमआईएम पार्टी, जिसके नेता असदुद्दीन ओवैसी बुधवार को यानी बीते दिन बिहार में ही मौजूद थे और गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी ने गठबंधन के लिए लालू यादव जी को 2 बार, तेजस्वी यादव को 2 बार पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि हमने आरजेडी से केवल 6 सीटें मांगी थी, मंत्री का पोस्ट भी हम लोग नहीं मांग रहे थे, इसके बावजूद वो गठबंधन नहीं करना चाहते। तो मैं इस बात से एकदम संतुष्ट हूं कि हमने जो प्रयास किए, जितने प्रयास किए जाने चाहिए थे कर लिए। अब हम 6 से ज्यादा सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में मुस्लिमों का कोई नेता नहीं है जो समाज की बात कर सके। ओवैसी ने कहा कि वह बाप जिन्होंने इस पार्टी को बनाया, हम लोगों ने उनको पत्र लिखा। अब अगर उनका बेटा बोलता है कि मुझे नहीं बताया गया, मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी होता है। हमने कहा कि हमने यही देखा है कि बाप की बात सुनकर सब एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। विधानसभा चुनाव में आरजेडी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, यानी तेजस्वी यादव के द्वारा मंजूरी नहीं दी गई गठबंधन को लेकर दोस्तों। इसी बात को लेकर असदुद्दीन ओवैसी नाराज हैं। अगर आप भी मानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को गठबंधन का हिस्सा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बनाना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि सबको पता है कि ओवैसी जितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे वोट वहां पर डिवाइड होंगे, क्योंकि ओवैसी खुद प्रचार करने के लिए जाएंगे और उनका अच्छा खासा खुद का समर्थन है दोस्तों। उनको लोग एक बड़े नेता के तौर पर देखते हैं, उनको समाज अपने से जोड़कर देखता है, इसीलिए भारी समर्थन में उनको लोग सुनने भी आते हैं और वोट भी देते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि केवल लोग सुनने आते हैं, बल्कि वोट देकर भी उन्होंने 2020 में बताया था कि ओवैसी को लेकर बिहार में खासकर सीमांचल के क्षेत्र में अच्छा खासा उत्साह है दोस्तों। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों, और कुछ और कहना चाहते हैं तब भी जरूर बोलिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी लगातार कमजोर होती चली जा रही है दोस्तों। नीतीश की पार्टी अति पिछड़ा वर्ग की सबसे मजबूत पार्टियों में से एक कही जाती थी, लेकिन अब नीतीश कुमार को धीरे धीरे अति पिछड़ा वर्ग का कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी अति पिछड़ा वर्ग को अपने साथ में लाने के लिए एक के बाद एक कई सम्मेलन कर रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान दोस्तों एक बड़ी बात बोलते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। वो कहते हैं कि नीतीश कुमार को अब भारतीय जनता पार्टी एक बर्डन के तौर पर देखती है, यानी एक बोझ के तौर पर देखती है। नीतीश बिहार में हमारे साथ आए, फिर हमसे अलग होकर चले गए। नीतीश में आया, नीतीश गया, नीतीश चल रहा है। हम लोग इसे खत्म करना चाहते हैं, गया तो जाने दो। राहुल तेजस्वी को देखकर स्पष्ट बोल रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को अब उनको वापस नहीं लेना है, यानी तेजस्वी यादव से भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोल दिया है कि वापस लेने के बारे में अब कोई भी प्रयास नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों तेजस्वी यादव और तमाम नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार को साथ में रखने का कोई मतलब ही नहीं है। जो नेता एक साथ विचारधारा के प्रति समर्पित नहीं हो सकता, उस व्यक्ति के साथ में गठबंधन करने का कोई मतलब नहीं है। और अगर आप भी मानते हैं कि अति पिछड़ा वर्ग के लोग तैयार है परिवर्तन करने के लिए, दोस्तों सबको पता है कि बिहार में जिसकी भी सरकार बनती है, ये तय करने वाला अगर कोई समाज का वर्ग है दोस्तों तो वो अति पिछड़ा वर्ग है, जो 36% की जिनकी आबादी है। और अति पिछड़ा वर्ग एकजुट होकर वोट डालता है। इससे पहले नीतीश कुमार को पढ़ रहे थे, लेकिन अब इंडिया गठबंधन की और लोकसभा चुनाव में भारी स्तर पर लोगों का शिफ्ट देखने को मिला दोस्तों, और ये और ज्यादा बढ़ता दिखाई देगा। जो भी आप लोग की राय है इस पूरे मामले पर लिखिएगा जरूर दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर
प्रशांत किशोर को लेकर गिरिराज सिंह का एक इंटरव्यू के दौरान बयान आया है। दोस्तों गिरिराज सिंह से पूछा गया कि प्रशांत किशोर आपकी पार्टी के कई सारे मंत्रियों को एक्सपोज कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो गिरिराज सिंह कहते हैं कि प्रशांत किशोर का लक्ष्य है कि कैसे तेजस्वी यादव को सीएम बनाया जाए। वे लोग सीएम बनाने के लिए तेजस्वी यादव को दिन रात प्रयास कर रहे हैं, यानी प्रशांत किशोर पर आरजेडी के साथ मिलकर काम करने का आरोप गिरिराज सिंह लगा रहे हैं। दोस्तों हालांकि कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा भी बिहार की राजनीति को जानता होगा वो कभी इस बात को नहीं मानेगा कि तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर मिलकर काम कर रहे हैं। एक बात को बेशक मान सकते हैं कि तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर दोनों के दोनों एनडीए सरकार से बिहार को मुक्ति दिलाना चाहते हैं, लेकिन साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, ये बोलना अपने आप में जनता को धोखा देना है दोस्तों, क्योंकि तेजस्वी यादव को लेकर भी उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इस तरीके के दावे के ऊपर चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जिसमें चुनाव आयोग ने जम्मू और कश्मीर और पंजाब के अंदर राज्यसभा के लिए उपचुनावों की घोषणा कर दी है। दोस्तों आयोग ने बताया है कि जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा की सीटों और पंजाब के अंदर एक सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। 24 अक्टूबर को मतदान होगा, यानी वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि मतगणना भी उसी दिन करवा ली जाएगी। अधिसूचना में बताया गया है कि 6 अक्टूबर को अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। नामांकन दाखिल करने के लिए जो आखिरी तारीख है वो 13 तारीख है, फिर 16 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। और इस तरीके से पूरे कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे दी गई है। दोस्तों जम्मू कश्मीर में कब से सीटें खाली पड़ी है? लगभग 4 साल होने को है। गुलाम नबी आजाद, शमशेर सिंह मनहास, नजीर अहमद लावे और फयाज अहमद मीर, इन 4 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल फरवरी 2021 में खत्म हो गया था। उसके बाद से अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद से जारी बवाल के बीच कोई इलेक्शन नहीं हुआ था और विधानसभा भी नहीं थी। अब जाकर ये पूरा मामला सामने आ रहा है। दोस्तों आप लोग इस पूरे मामले पर क्या जानकारी देते हैं? अगर आप भी मानते हैं कि राज्यसभा के इलेक्शन के अंदर इंडिया गठबंधन या उसके सहयोगी जितनी सीटें जीतेंगे उतना फायदा इंडिया गठबंधन को आने वाले दिनों के अंदर होगा, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा काफी जरूरी हो चुके हैं, क्योंकि बीजेपी के पास लोकसभा में मेजोरिटी नहीं है। इसीलिए बिल पास कराने के लिए बीजेपी को राज्यसभा में कम से कम अपने सारे सहयोगियों को एकजुट रखना पड़ता है, ताकि कम से कम एक हाउस में तो बीजेपी का बिल ना फंसे दोस्तों। लेकिन अगर राज्यसभा के अंदर भी ऐसी स्थिति बन जाएगी तो भाजपा जरूर बैकफुट पर जाएगी। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर सुल्तानपुर के सांसद विधायक अदालत में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले में मंगलवार को एक गवाह से जिरह पूरी कर ली गई है। दोस्तों अब दूसरे गवाह से जिरह 9 अक्टूबर को किया जाएगा। रायबरेली से सांसद के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि मंगलवार को गवाही देने के लिए उपस्थित थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के पीताम्बरपुर कला गाँव के अनिल मिश्रा से पूर्व में 9 सितम्बर को शुरू हुई जिरह पूरी नहीं हो सकी थी, जिसे पूरा कर लिया गया है। अब इस पूरे मामले पर दोस्तों 26 जुलाई को राहुल गांधी अदालत में पहुंचे थे। उसके बाद अब जिरह पूरी होने के बाद 9 अक्टूबर को अगली सुनवाई होने वाली है। कुल मिलाकर राहुल गांधी के खिलाफ कई सारे मुकदमे चल रहे हैं दोस्तों। उसमें से ये एक मुकदमा है जो मानहानि से जुड़ा हुआ है। 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने कथित रूप से एक अभद्र टिप्पणी की थी। उनके बयान को लेकर शिकायत दर्ज करवाई गई है। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अपने पिता लालू यादव को किडनी दान करने पर उठे सवालों को लेकर बेटी रोहिणी आचार्य ने विरोधियों को तल्ख लहजे में जवाब दिया है। दोस्तों रोहिणी आचार्य ने उन लोगों को खुली चुनौती दी है जो लोग निजी स्वार्थ या झूठे दावे का आरोप लगा रहे हैं। रोहिणी आचार्य ने स्पष्ट किया कि अगर कोई सबूत दे दे और साबित कर दे कि उन्होंने अपने पिता को कोई भी किडनी नहीं दी है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगी, सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगी। यानी रोहिणी आचार्य की पहले तारीफ की जा रही थी दोस्तों, और अब रोहिणी आचार्य को लेकर उल्टे सीधे दावे किए जा रहे हैं। और आप लोग जानते हैं कि अब ये दावे किसके द्वारा करवाए जा रहे होंगे दोस्तों। कुल मिलाकर पार्टी के अंदर जारी आपसी विवाद को लेकर भी एक तल्खियां देखने को मिली थी दोस्तों। आप लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि ऐसा देखने को मिल रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के अंदर कई सारे विवाद अभी हाल फिलहाल के अंदर सामने आए थे दोस्तों। उसमें से एक रोहिणी आचार्य के द्वारा लगातार पार्टी के कई सारे संगठन के अकाउंट को अनफॉलो किए जाने का भी विवाद हुआ था दोस्तों। आप लोग क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? इसी के साथ में भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने मंगलवार को कहा कि बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आदेश देने पर उन्हें बहुत ज्यादा संतुष्टि मिलती थी। इसी फैसले में मानवीय पहलू भी जुड़ा होता था। किसी परिवार को सिर्फ इसलिए परेशान नहीं किया जा सकता कि उस परिवार का एक सदस्य अपराधी है। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के एक एकेडमिक समूह को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बयान दिया है दोस्तों। आपको बता दें कि BR गवई के बयानों को लेकर आजकल बीजेपी और खासकर जो सत्ताधारी दल के समर्थक लोग हैं उनमें काफी ज्यादा चिढ़ देखने को मिलती है दोस्तों। वो बार बार BR गवई के खिलाफ उल्टा सीधा बोलते रहते हैं और अब BR गवई ने ये जो बयान दिया इसे लेकर और उनके खिलाफ कोई ना कोई माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। आप लोग पूरे मामले पर 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर असम में विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर जुबिन गर्ग की संदिग्ध
मौत पर सीबीआई जांच की मांग की है। दोस्तों, जुबिन गर्ग की मौत काफी ज्यादा लोगों को सदमे में डाल चुकी है और इसीलिए पार्टी की ओर से, कांग्रेस की ओर से मामले पर जांच करवाने की मांग की गई है। आप लोग क्या राय देना चाहते हैं पूरे मामले में दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इससे जुड़ी पहुंचती रहे। दोस्तों, हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप भी मानते हैं कि भारत के अंदर सभी धर्मों के लोगों को उनकी बातें बोलने का पूरा अधिकार होना चाहिए, दोस्तों जिस तरीके से आई लव मोहम्मद लिखने पर लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, ये बहुत गलत है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। और असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि ऐसा लिखने से क्या गुनाह कर दिया गया है, किस तरीके से लोगों के ऊपर एक्शन लिया गया, दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों, हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए दोस्तों, बहुत